हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपके सेंटअप एग्जामिनेशन में होने वाला साइंस का आंसर शीट। और इस आंसर शीट में हम आपको टोटल 80 के 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। और ये 80 क्वेश्चन में केवल आपको 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करने होते हैं, जबकि बाकी सारे क्वेश्चन अर्थात 40 क्वेश्चन जो बचते हैं वो आपको छोड़ देने होते हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको टोटल 80 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सटीक और सही मिलने वाला है। इसे अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इसको देखकर आप फाइनल के एग्जामिनेशन भी आसानी से तैयारी कर सकते हैं और फाइनल एग्जामिनेशन में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और आपका ये जो साइंस का पेपर है, ये साइंस का पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफी इजी और काफी आसान दिए गए हैं। और ऐसा ही एग्जामिनेशन फाइनल में भी होने की संभावना मानी जा रही है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है आज का इस साइंस का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। ये काफी आसान और काफी इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो प्रकाश के परावर्तनों की संख्या जो होती है वो 2 होती है, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेकंड देखते हैं। सेकंड आपको बताना था कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, मतलब किस माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो ऐसे आपको जानकारी दे देगी वायु और निर्वात शून्य जो कहा जाता है, इन दोनों में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन चूंकि निर्वात में किसी प्रकार का अवरोध नहीं माना जा सकता है, इसलिए यहां पर इन दोनों की उपस्थिति जब दी रहेगी तो आप सही करेंगे ऑप्शन नंबर डी, शून्य या निर्वात में। चलिए तीसरा देख लीजिए। तीसरा आपके सामने है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है इस प्रकार से, जो प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें गुजारी जाती हैं उसके द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म से। यहां 80 के 80 क्वेश्चन जो होंगे उसका पूरी तरीके से विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होगा। चौथा देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो सामान्य दृष्टि जो होती है उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। और यह सवाल अगर अधिकतम दूरी पूछा होता तो उसका जवाब आप दे के आते इन्फिनिटिव अर्थात अनंत। पांचवा देख लीजिए। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा था। काफी इजी क्वेश्चन। प्रिज्म जो होता है सामने से देखने पर त्रिभुजाकार फलक जैसा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे 2 फलक छिपे होते हैं। मतलब इसमें टोटल 5 फलकों की संख्या होती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 6 देखिए। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है ये पूछ दिया। अगर बराबर पूछता तो इसका जवाब समतल हो जाता, लेकिन यहां सवाल में छोटा पूछ दिया है, इसलिए छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण, अर्थात बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 7 देख लीजिए। 7 आपके सामने है कि विद्युत विभव जिसका ऐसा ही मात्रक आप जानते हैं वोल्ट होता है, यह कैसी राशि है ये पूछा, लेकिन तो यह एक प्रकार का अदिश राशि है। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 देख लीजिए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दाढ़ी बनाने के लिए रूप में पूछता, हजामती सैलून के रूप में पूछता तो आपका जवाब हो जाता अवतल दर्पण। लेकिन पूछ दिया है साइड मिरर में, जो ड्राइवर के बगल में किसी गाड़ी के बगल में, किसी गाड़ी के ड्राइवर के बगल में जो साइड मिरर होता है उसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। ध्यान से, उत्तल लेंस भी दे दिया है इसलिए आप कंफ्यूज ना करेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। 9 देख लीजिए। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है। जब मान लीजिए माध्यम का भाग ऐसे हो गया, यह आपका हो गया विरल माध्यम, नीचे हो गया आपका सघन माध्यम, और प्रकाश की किरणें जब ऐसी आती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अर्थात इसका राइट आंसर होगा अभिलंब के निकट। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 10 देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है टेस्ला। लेकिन अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के बदले आपसे पूछा होता कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है तो इसका जवाब आपका हो जाता वेबर। लेकिन यहां पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। 11 देख लीजिए। 11 काफी आसान क्वेश्चन।
समांतर क्रम, लेकिन कई सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। में जुड़े दो प्रतिरोध को जिनमें प्रत्येक R1 और R2 का है, उसका समतुल्य प्रतिरोध R का मान क्या होगा। तो जब R का मान कैलकुलेट किया जाता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन किए जाते हैं। जब आप इसे सॉल्व करते हैं इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। नेक्स्ट आपके सामने 12 नंबर में है। 12 नंबर आपको बताना था कि जूल प्रति कूलाम। तो जूल जो है ये कार्य का मात्रक है, मतलब W का, और कूलाम जो कि आवेश का मात्रक है अर्थात Q। तो W बाई Q जो होता है V को डिनोट करता है, अर्थात कह सकते हैं विभव को। इसलिए V जो है एक प्रकार का वोल्ट माना जा सकता है, या फिर विभव का वैसा ही मात्रक वोल्ट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट। नेक्स्ट 13 देख लीजिए। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। काफी बेवकूफ बनाया गया क्वेश्चन, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर आप पढ़े होंगे, क्योंकि इस चैनल पर 10th के सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सीरीज अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक उसे आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको डायरेक्ट पढ़ाए हैं हम। तो साफ साफ देखा जा सकता है दूरदृष्टि दोष वाला, तो ये होगा दूर की वस्तुओं को। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 14 देख लीजिए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी की जाती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो 220 वोल्ट पर, 50 हर्ट्ज पर, और उसका एम्पियर जो होता है वो 5 एम्पियर होता है। इसमें देख लीजिए 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 15 देख लेते हैं। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, आपको बताना था। तो जब धन आवेश और ऋण आवेश, मतलब पॉजिटिव गर्म और ठंडा तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो उस क्रिया को हम कहते हैं लघु पतन। तो लघु पतन के समय में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इस 15 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 16 नंबर देख लीजिए। आपको बताना है कि विद्युत का सुचालक क्या होता है। तो इसमें देखिए शुष्क वायु सुचालक नहीं है, कागज सुचालक नहीं है, मिट्टी का तेल, ये तीनों के तीनों गलत हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट, जो कि एक अधातु है और अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। 17 देख लिए। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है, ये पीएच मान होता है 7 से अधिक। जबकि अम्लीय पूछा होता तो हो जाता 7 से कम, और उदासीन पूछा होता तो हो जाता 7। लेकिन यहां पर क्षारीय विलयन पूछा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। 18 जान जाइए। निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब 3 जो होंगे एक समूह के होंगे और बाकी एक ऐसा होगा जो इन समूहों से अलग होगा। उसी विजातीय यौगिक को आपको पहचानना है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों एक ही प्रजाति के भाग आते हैं। इसलिए पेरिस और प्लास्टर जो है, या प्लास्टर और पेरिस जो दिया गया है, ये इन तीनों से अलग है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर और पेरिस। 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार फाइनल एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन डाला जा चुका है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो दिया गया है ए ऑप्शन में, अर्थात 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 देखिए। काफी आसान और काफी इजी क्वेश्चन आपके लिए पूछे गए थे। 20वां देख लीजिए, इसमें क्या पूछा गया आपसे। निम्नांकित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंधन होता है। तो जिसमें CnH2n-2 अर्थात एल्काइन समूह के हाइड्रोकार्बन में त्रिबंधन मौजूद होते हैं, और एल्काइन समूह का हाइड्रोकार्बन आपको देखने को मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी में, अर्थात 20 का जो राइट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने है, आपको बताना इसमें यह है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो आप हाइड्रोकार्बन अगर पढ़े होंगे तो स्पष्ट रूप से पता होगा कि ये जो है वो एल्केन समूह का हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। मतलब ये जो आपके सामने CnH2n+2 दिया हुआ है ये एल्केन समूह का है, जबकि CnH2n अगर होता तो ये आपका एल्कील समूह का, अर्थात एल्कीन समूह बी ऑप्शन का हो जाता, और अगर यहां -2 कर देता तो ये एल्काइन समूह का हो जाता। इसलिए 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्केन। बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22 प्रश्न देख लीजिए। आपको बताना था कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता
होती है। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन के रूप में जाने जाते हैं मुख्य रूप से, उसमें कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होता है। ऐसे कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 2 4 बनता है और यही बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह इसकी संयोजकता कही जाती है। 23 देख लीजिए, आपको बताना है कि अम्ल राज्य में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 सॉरी माफ कीजिएगा HNO3, तो इन दोनों का अनुपात क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात होता है वो होता है, याद रख लीजिए, 1:3। कभी कभी क्या करता है कि अपोजिट करके दे देता है, ये वाला पहले दे देगा और ये जो पहले दिया गया है इसको लास्ट में कर देगा। तो आप इसे ध्यान देके आप सही करेंगे। लेकिन 23 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:3। 24 बढ़ते हैं। हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? अन्यथा बुखार लग जाती है या फिर तबीयत खराब हो जाता है। इसकी सही सीमा होती है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 7 से 7.8। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर देख लीजिए, आपको बताना है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में होती है। काफी आसान क्वेश्चन, अधातु पूछा गया इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। और यहां अगर धातु पूछा होता तो इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन में नहीं दिया था पारा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 26 देख लीजिए, आपके सामने है एसिड जो है इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो इसका आईयूपीएसी नाम बी ऑप्शन में दिया हुआ है, एथेनॉल। एल्डिहाइड समूह का एक हाइड्रोकार्बन आपके सामने दिया गया था। 27 देख लीजिए, निम्नांकित में कौन सी गैस धातु के वेल्डिंग में प्रयोग की जाती है? धातुओं का जो जोड़ने के लिए वेल्डिंग किया जाता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें प्रयोग किया जाता है एथाइन। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और इसी एथाइन का नाम एसिटिलीन भी दे देता है। 28 देख लीजिए, 28 आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम दिया था? तो त्रियक नियम, तो त्रियक जो नियम था वो डोब्रेनर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम का प्रस्तुति की गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डोब्रेनर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 29 देख लीजिए, मेडलीव के आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो मेडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या होती है वो 7 होता है, जबकि वर्गों की कुल संख्या उपकक्ष के अनुसार वो होता है 18। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7। 30 देखते हैं, 30 में आपको बताना कि कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो कोयला और पेट्रोलियम एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन। 31 को जान जाइए, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है? इसमें बताना है प्राकृतिक संसाधन, वायु, जल, मृदा, ये तीनों के तीनों प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 32 देख देते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या। तो आप सभी को पता है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20। 33 देखते हैं, 33 में आपको बताना था कि स्वयंपोषी के लिए आवश्यक है, मतलब स्वयंपोषी जो होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनके लिए क्या क्या जरूरत है? क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी आवश्यकता पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की भी उनको आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बढ़ते हैं 34 की ओर, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? इसमें अपघटक बताना है जो किसी चीज को दूसरे चीजों में, या कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरे चीजों में बदल देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल कृमि। 35 की ओर आते हैं, 35 में आपको बताना कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी जो पुष्प होता है वो पपीता का होता है, ऑप्शन ए इस राइट आंसर होगा। 36, मेडलीव ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मेडलीव अपने प्रयोग के लिए जो मुख्य रूप से बौना और उच्च किस्म के जो पौधे थे उनको तैयार किए थे वो मटर के पौधे से, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। 37 देखते हैं, जीव किस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है? मतलब जीवों में ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने जीवन में वृद्धि करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनन, जिसको प्रजनन के नाम से भी जाना जाता है। 38 देख लेते हैं, 38 था आपके सामने कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को बोला जाता है निषेचन। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा।
39 देख लीजिए। आपको बताना इसमें यह है कि स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अंडाशय। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 40 आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों को रक्त ले सकता है जिसको कहा जाता है रक्तग्राही। और ऐसे रक्तग्राही जो होते हैं वो ए बी समूह वाले होते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ था राइट आंसर। हम आपको यह बता दें कि 40 के ही क्वेश्चन आपको बनाने थे। टोटल 80 क्वेश्चनों में केवल 40 क्वेश्चन ही आप सॉल्व करने थे और बाकी जो शेष 40 बच जाते हैं उसे आपको छोड़ देना था। और याद रहे 80 के किसी क्वेश्चन से आपको 40 बनाने हैं, ना कि 1 से 40 तक। 41 देख लीजिए। मेंडल के प्रथम नियम क्या है, तो मेंडल का जो प्रथम नियम है वो बोला जाता है पृथक्करण का नियम। मतलब ऑप्शन ए बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 42 देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन पुनर्दुभवन का उदाहरण है, मतलब जिसकी उत्पत्ति पुनः हो जाती है, अर्थात उसका सिर काट दिया जाए फिर वो जन्म ले लेता है, तो ऐसा केवल और केवल होता है हाइड्रा में। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 43 देख लीजिए। आपको बताना था कि गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है, तो गर्भपात के लिए सुरक्षित अवधि मानी जाती है 3 महीना, न्यूनतम 3 महीने के भीतर। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 44 भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, मतलब आप जब कभी भागते हो या दौड़ते हो तो कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है, इसमें सक्रिय जो होता है वो होता है एड्रिनल लीन, अर्थात बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 45 देख लीजिए। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल में भी आने के चांसेस हैं, आप पूरे वीडियो को जरूर देखें। तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को, जिसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 46 देख लेते हैं। 46 आपके सामने क्वेश्चन आया था कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें बताना था कि कौन सा पादप हार्मोन है। तो ये पादप हार्मोन जो है वो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऑक्सिन। 47 देख लीजिए। 47 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 48 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा प्रभावी गुण है, अर्थात आपको बताना कि इसमें प्रभावी गुण कौन सा है, तो मटर के पौधे का प्रयोग करते समय जो मेंडल जो थे वो प्रभावी गुण का व्याख्या किए थे और वो बताए थे लंबा, अर्थात लंबा होना जो होता है ये प्रभावी गुण माना गया है। लेंस सूत्र, ये तो सभी लोग सही करके आए होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। अगर लेंस सूत्र आप जानते हैं तो स्पष्ट ये कभी गलती आपसे होगा ही नहीं। तो लेंस सूत्र जो दिया गया है वो आपको सी में करेक्ट दिया गया है 49 में। तो सी जो होगा 1/v - 1/eu = 1/f, ये जो आपके सामने लेंस सूत्र सही है। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। 50 देख लीजिए। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, तो द्विअवतल लेंस जो होता है जिसमें दोनों सतहें जो होते हैं अवतल के होते हैं, वैसे लेंस जो होते हैं वो अपसारी अभिसारी अर्थात दोनों प्रकार के लेंस ये भी कहे जा सकते हैं। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 51 देख लीजिए। लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता जो उत्तल लेंस के रूप में आपके सामने दिया गया है, तो याद रखें अगर अवतल पूछ देता तो ऋणात्मक होता, चाहे वो दर्पण होता या लेंस। लेकिन यहां सवाल आपसे पूछा गया उत्तल का, तो उत्तल जो होता है हमेशा और हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। 52 आसान क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, जबकि यहां आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों के 2-2 नियम होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 53 नंबर में है कि कौन सा ऐसा इसमें रंग है, आपको यह बताना है जिसका सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो रंग खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला लाल होता है और सावधानी के लिए हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल।
54 देख लीजिए। 54 आपके सामने है कि लाइव वायर जो होता है अर्थात विद्युमय तार जो होता है विद्युतमय, उस सामान्यतः किस रंग का होता है? तो ये 54 का जो मेरा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल रंग का। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 55 देख लीजिए। 55 आपके सामने है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसी के जगह पर अगर वो दे दिया होता डायनेमो, तो डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उस समय आपका ए सही होता, लेकिन विद्युत मोटर दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 56 देखते हैं। 56 आपके सामने है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 57 नंबर में आपके सामने था कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6.25 गुना 10 का पावर 18, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 58 देखिए, कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन, जिसमें आप जानते होंगे कि जब परमाणु के नाभिक दो या दो से अधिक भागों में टूटकर हल्के नाभिकों में बढ़ जाते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया करते हैं। जो यूरेनियम में मंद गति के न्यूट्रॉन से प्रहार करा के नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कराया जाता है। तो इसमें कौन नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 58 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम की छड़। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 59 देख लीजिए। आपको बताना है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। ये तो मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। और कहा जाता है ये डेनमार्क को। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 60 देखते हैं। आपको बताना इसमें है कि अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें अपघटन अभिक्रिया कौन सा है? तो अपघटन अभिक्रिया जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए में, क्योंकि एक जो आपके सामने पदार्थ है ये अलग अलग भागों में टूट जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61, क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और काफी आसान। क्लोरोफॉर्म का अणुसूत्र होता है CHCl3। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 देख लेते हैं। आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन लवण है? लवण अर्थात नमक। तो नमक जो होता है NaCl को बोलते हैं, अर्थात सोडियम क्लोराइड को, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 63 काफी आसान क्वेश्चन दे दिया था। लोहे की परमाणु संख्या आपको पूछ गई है। तो लोहे की परमाणु संख्या होती है 26, जिसका संकेत माना गया है Fe, और इसका परमाणु संख्या होता है 26। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। 64 देख लेते हैं। आपको इसमें बताना था कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। यह भी कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर आप अध्ययन किए होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। नेक्स्ट 65, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ये 3 जो अयस्क होते हैं वो लोहा के माने गए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Fe। 66 देख लेते हैं। धातु के ऑक्साइड होते हैं, मतलब धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अम्लीय या उदासीन होते हैं। आपसे ये पूछा गया है, तो धातु के जो अम्ल होते हैं वो क्षारीय होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पहले बता दें हम आपको कि काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे और काफी आप इसमें अधिक से अधिक नंबर लाए होंगे, हमें ऐप से ऐसा उम्मीद है। और अगर अभी अभी आप परीक्षा देना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। 67, सरलतम हाइड्रोकार्बन, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। 68 देख लीजिए। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो आपको आसान लगते होंगे। रबर एक बहुलक है, तो रबर जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन। 70, कार्बन के अपरूप कौन है? तो कार्बन का प्रूफ होते हैं हीरा और ग्रेफाइट, जो ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया गया है, और फ्लोरीन भी दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
71 देख लेते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यह आपसे पूछा गया है। तो याद रखें कि गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है, जबकि यहां पर पूछा गया है गुणसूत्रों की संख्या जोड़ा नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 46। क्योंकि 23 जोड़ा को टोटल करेंगे तो 46 की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। 72 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। 73 देख लीजिए। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क जो होता है उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोला जाता है नेफ्रॉन। काफी आसान क्वेश्चन और काफी प्रचलित क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है। नेफ्रॉन बी ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद 74 देख लीजिए। 74 आपके सामने है कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, मतलब हमारे पेट में, हमारे पेट के अंदर पाचन क्रिया कहां पर पूर्ण हो जाती है? तो यह होता है बड़ी आंत में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बड़ी आंत में। इसे गड़बड़ ना करें, छोटी आंत कभी नहीं होगा। छोटी आंत में जाता उसके बाद बड़ी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है, इसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 75 देखते हैं। उच्च रक्तचाप जो होता है वो क्या कहलाता है? तो उच्च रक्तचाप जो होता है वो कहलाता है हाइपरटेंशन, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 76 देख लेते हैं। आपको बताना है कि एड्रोजेन क्या है? तो एड्रोजेन जो है एक प्रकार का नर हार्मोन है, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा 76 का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 में आपके सामने है, आपको बताना है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि जिसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 78 देखते हैं। पुरुष का मैथुन अंग कौन सा है? यह आपसे पूछ दिया गया। तो पुरुष का मैथुन अंग होता है, वो होता है शिश्न। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 79 नंबर में है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? काफी अच्छा क्वेश्चन और काफी प्रचलित भी क्वेश्चन। आप अच्छे से आज गांठ बांध लीजिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक जो नाम है वो है होमो सैपियंस, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। आइए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं जो है आपके सामने 80 नंबर में। बीज पत्र का कार्य क्या है? तो बीज पत्र का कार्य होता है सुरक्षा करना। जो बीज पत्र होते हैं वो पौधों में सुरक्षा का कार्य बीजों को तहत करता है, इसके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा। तो इस तरीके से आपके विज्ञान के 80 के 80 क्वेश्चन पूरी तरीके से सही और सटीक बता दिए गए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।